आज से 15 साल पहले ये 5 जून 2009 की ही बात थी, जब एक टीचर ने अपनी स्टूडेंट को किडनैपिंग के दौरान गलती से बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरोफॉर्म सुंघाकर मार डाला। ये सच्ची घटना नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी, लेकिन इसमें एक इंडियन का भी रोल था और पहली बार सुनने में काफी नॉर्मल सी लगती है कि क्लोरोफॉर्म ही तो सुंघाया है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्लोरोफॉर्म सुंघाने से पहले और बाद में इस किडनैपर ने इस लड़की के साथ जो दिल दहला देने वाले काम किए, जब आप वो सुनोगे तो आप भी इस बात से एग्री करोगे कि हाँ भाई, ये केस सच में नेपाल का क्रेजीएस्ट हत्याकांड था। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात अपने पड़ोसी देश नेपाल के एक शहर बीरतनगर की है। बीरतनगर है तो नेपाल में, लेकिन इंडिया के बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है, या यूं कह लो कि अपने देश के बिहार राज्य से एकदम ही सटा हुआ है। इसी बीरतनगर में साल 1990 में मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है एक बच्ची का, जिसका नाम ख्याति श्रेष्ठा रखा गया। ख्याति अपनी माँ राधा श्रेष्ठा और अपने पिता गोपाल श्रेष्ठा की इकलौती संतान थी। ख्याति की परवरिश यहीं बीरतनगर में ही हुई थी और जब बड़े होने पर उसे स्कूल भेजा जाने लगा, तब सभी को एहसास हुआ कि ख्याति सच में हद से ज्यादा इंटेलिजेंट और होनहार स्टूडेंट थी। 10th क्लास तक ख्याति की पढ़ाई यहीं बीरतनगर में ही हुई थी और रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने अपनी क्लास में टॉप भी किया था। ख्याति के साथ जो वारदात हुई वो इसी बीरतनगर शहर में नहीं, बल्कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी। लेकिन ख्याति बीरतनगर से काठमांडू शिफ्ट ही क्यों हुई, इस बात को अच्छे से समझना। देखो, जैसे ही ख्याति ने होश संभाला तो उसने एक सपना संजोया, और सपना ये था कि आगे चल के जिंदगी में उसे एक पायलट बनना है। अपने सपने को परस्यू करने के लिए उसका प्लान था कि वो अपने 12th क्लास के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने अमेरिका जाए। इस सब के चलते ख्याति के माँ बाप का ये मानना था कि 10th के बाद उसकी पढ़ाई के 2 साल यानी कि 11th और 12th की पढ़ाई ख्याति यहाँ बीरतनगर से नहीं, बल्कि नेपाल के ही किसी अच्छे शहर से करवाई जाए। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू को ख्याति के फ्यूचर एजुकेशन के लिए परफेक्ट लोकेशन मानते हुए ये पूरा परिवार बीरतनगर शहर को पूरी तरह से छोड़ देता है और 375 किलोमीटर दूर काठमांडू में शिफ्ट हो जाता है। पूरी तरह से शिफ्ट होने का मतलब ये कि उन्होंने बीरतनगर वाला अपना घर बेच दिया था और इस साल 2007 में वो काठमांडू शिफ्ट हो गए थे। काफी छानबीन के बाद ख्याति के माँ बाप ने ये फैसला लिया कि वो अपनी बेटी को 11th और 12th की पढ़ाई के लिए इस जुबिलिएंट कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर JCRC नामक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएंगे। काठमांडू के जिस एरिया में श्रेष्ठा परिवार शिफ्ट हुआ था, ये बलाजू एरिया था और इस एरिया में ये लोग एक किराए के मकान पर रहने लगे थे। आगे जिस बंदे का नाम मैं लेने जा रहा हूँ, इस बंदे को ध्यान से देख लेना। ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और पूरी कहानी इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। जिस मकान में ख्याति और उसका परिवार शिफ्ट हुए थे, इसी मकान के मालिक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम था बीरेन प्रधान। बीरेन यहाँ नेपाल में काठमांडू में 1985 से रह रहा था। वैसे तो वो भारत में वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग का रहने वाला था और 1985 तक वहीं रहता था, लेकिन उसके बाद कामकाज के मकसद से वो यहाँ काठमांडू शिफ्ट हो गया था। ये बीरेन प्रधान 43 इयर्स ओल्ड था और इसके नाम में जो सरनेम आप देख रहे हो, प्रधान, ये सरनेम इसने साल 1985 में ही दार्जिलिंग से काठमांडू शिफ्ट होते ही चेंज कर लिया था, ताकि नेपाल में कोई इससे ज्यादा इसके बारे में पूछताछ ना करे। और गजब की बात यह है कि उस समय इसने सरनेम रखा भी तो क्या, वही सेम सरनेम जो ख्याति का था, यानी कि श्रेष्ठा। आगे इस वीडियो में भी हम इसको बीरेन श्रेष्ठा नाम से संबोधित करेंगे। खैर, ख्याति और उसका परिवार बीरेन श्रेष्ठा के घर में किराए पर रहने लग जाते हैं। जिस बीरेन को आप लोग अभी तक शक की नजरों से देखने लग गए हो, ये बीरेन यहाँ नेपाल में एक साइंस टीचर था। बीरेन 14 सालों से नेपाल के काठमांडू शहर के AVM स्कूल का बायोलॉजी टीचर था। पैसे के मामले में अवेयर और सेविंग्स करने की सोच रखने वाला ये टीचर पिछले 14 सालों में इनफ कमा चुका था कि उसने अपनी कमाई से यही काठमांडू में 3 मंजिला घर भी खरीद लिया था। इसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहता था और ऊपर वाली मंजिलें उसने 3 और परिवारों को किराए पर रहने के लिए दे रखी थी। हाँ, ये वही घर है जिसमें ख्याति और उसका परिवार भी रहने लगा था। एक बात नोट करने वाली यहाँ पर यह भी है कि जो इस मकान का मालिक था, यानी कि बीरेन श्रेष्ठा, वो स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपने घर में कई सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप ट्यूशंस व प्राइवेट ट्यूशंस भी देता था। जैसे ये बात ख्याति के माँ बाप को पता चली तो उन्होंने बीरेन से ख्याति को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोला। बीरेन आसानी से मान भी गया और उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू भी कर दिया। उसने बताया कि वो ये घर बेच रहा है और अपने गांव वापस जा रहा है। एज अ रिजल्ट, ना चाहते हुए भी सभी किराएदारों को मजबूरी में ये बीरेन श्रेष्ठा वाला घर खाली करना पड़ा। एक मिस्टीरियस बात सभी किराएदारों के लिए ये थी कि किसी को 1% भी अंदाजा नहीं था कि ये बीरेन अचानक अपना मकान बेचकर कहां जा रहा है। खैर, बाकी सभी किराएदारों की तरह ही ख्याति और उसके परिवार ने भी नया घर देखना शुरू कर दिया। अब चूंकि पुराना घर यानी कि बीरेन वाला घर कॉलेज से काफी दूर था, तो नए घर को ढूंढते वक्त ख्याति की फैमिली की ये भी प्रायोरिटी थी कि नया घर उनको कॉलेज के पास ही मिले, ताकि ख्याति को आने जाने में आसानी रहे। इसी वजह से इस बार उन्होंने काठमांडू में ही दूसरी लोकेलिटी गट्टेकुलो, जो कि कॉलेज के पास ही थी, वहां पर घर ले लिया। यहाँ नए घर में रहते हुए ही ख्याति ने अपनी 11th क्लास पास की और वो वारदात के समय 12th क्लास में पढ़ रही थी। खैर, आज 5 जून 2009 को सुबह 8 बजे ख्याति अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। अभी तक ख्याति की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक
ख्याति के फोन पर एक SMS नोटिफिकेशन आता है। ख्याति फोन चेक करती है तो देखती है कि ये मैसेज एक फेमस वुमेन मैगजीन कंपनी वॉइस ऑफ वुमेन की तरफ से आया है। उसमें लिखा था कि ख्याति को उस मैगजीन कंपनी की ओर से आयोजित लकी ड्रॉ में 20,000 नेपाली रुपी यानी कि कुछ 12 से 13,000 इंडियन रुपीज का इनाम मिला है और नेपाल के सबसे खूबसूरत और सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस पोखरा घूमने की फ्री टिकट्स भी मिली है। वैसे आजकल हम सबको इंडिया में भी आए दिन ऐसे मैसेजेस और कॉल्स आते रहते हैं, जैसे बधाई हो, आपको 20 लाख की लॉटरी लगी है, या किसी भी 4 क्वेश्चन के सही जवाब देने पर आप जीत सकते हो 1000 रुपए पेटीएम कैशबैक। और अगर आपको याद हो तो अपने देश में हाल ही में एक मैसेज काफी ज्यादा सर्कुलेट हुआ था, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति यानी अमिताभ बच्चन की तरफ से 25 लाख रुपए का इनाम हम इंडियंस को दिया जा रहा था, जो कि एक फ्रॉड है। आजकल तो फ्रॉड्स करने के लिए लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने अपनी डीप फेक वाली वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से एक्सप्लेनेशन दिया है, जरूर देखना। अब मुद्दे की बात यह है कि आज के जमाने में हम सबको पता है कि ऐसे फेक मैसेजेस एग्जिस्ट करते हैं, फॉलोइंग विच हम अलर्ट होकर ऐसे मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो समय था साल 2009 का, जब टेक्नोलॉजी और फोन्स लोगों के लिए नई नई चीजें थी। SMS फ्रॉड्स के बारे में किसी को पता ही नहीं था। अनफॉर्चुनेटली ख्याति भी इस फेक SMS फ्रॉड्स के चक्कर में पड़ जाती है और आगे जाके उसके साथ जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। ख्याति उस लकी ड्रॉ के बारे में पढ़ के मंद मंद मुस्काना शुरू हुई ही थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजने लगती है। ख्याति ने नोटिस किया कि उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। जब ख्याति फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आती है। वो महिला अपने आप को उसी विमेन्स मैगजीन की रिप्रेजेंटेटिव बताती है और SMS वाली बात को फिर से दोहराती है। वो ख्याति से कहती है कि अगर उसको ये प्राइस मनी और पोखरा घूमने की फ्री टिकट लेनी है तो दिए गए इस एड्रेस पर आ जाए। अब हम सबका बेसिक ह्यूमन नेचर होता है कि फ्री में अगर रोकड़ा मिल जाए या फिर फ्री में घूमने को मिल जाए तो जनरली लोग मना नहीं ही करते हैं, इसलिए ख्याति ने भी मना नहीं किया। ऊपर से दिक्कत वाली बात ये हो गई कि ख्याति ने मन ही मन में ये सोच लिया कि उसने जो 10th क्लास में टॉप किया था उसके स्कॉलरशिप और प्राइज मनी के रूप में ये वॉइस ऑफ विमेन मैगजीन वाले उसको ये सब ऑफर दे रहे हैं। एज एक्सपेक्टेड ख्याति बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी के मारे नाचने लगती है। ये खुशखबरी वो दौड़कर अपने मम्मी पापा को बताती है। वो लोग भी काफी खुश होते हैं और आखिर हो भी क्यों ना, उनकी बेटी थी ही इतनी इंटेलिजेंट। ख्याति इनाम की राशि लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल को तैयार करने लग जाती है। जैसे हर माँ को अपने बच्चे को लेकर फिक्र होती है, ठीक उसी प्रकार राधा यानी कि ख्याति की मम्मी को भी इस पूरे मामले को लेकर फिक्र होती है और थोड़ा शक भी होता है। इसलिए वो अपने पति गोपाल से कहती है कि क्यों ना हम राम को ख्याति के साथ भेज दें। राम उनके घर का नौकर था और ख्याति के परिवार के लिए काफी ट्रस्टेड आदमी था। राम और ख्याति दिए गए एड्रेस पुताली सड़क के लिए घर से निकल जाते हैं। अब चूंकि घर से पुताली सड़क की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो लोग उस फोन रिप्रेजेंटेटिव महिला के द्वारा बताए गए एड्रेस पर समय से पहुंच जाते हैं। अभी भी 5 जून 2009 की ही बात हो रही है। दोपहर के करीबन 1 बज चुके हैं। ख्याति श्रेष्ठा और नौकर राम दोनों ही दिए गए एड्रेस पर पहुंच चुके हैं और वेट कर रहे हैं। तभी अचानक वो फोन वाली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंच जाती है। बातचीत में पता चलता है कि उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम मरीना शाक्या है। मरीना ख्याति को इनाम और टिकट की भी बहुत बधाइयां देती है। मरीना को वहाँ देख राम और ख्याति को जो थोड़ा बहुत ये स्कैम लग रहा था वो भी सब कुछ अब ऑथेंटिक लगने लगता है। उन्हें लगता है कि सच में प्राइज मनी वगैरह मिलेगा। मरीना शाक्या ख्याति से कहती है कि ये डॉक्यूमेंटेशन और फाइल वर्क वाला काम काफी लंबा चलने वाला है, जिसमें शायद शाम भी हो सकती है। ये सुनते ही ख्याति राम को घर वापस जाने के लिए कहती है। अब राम को भी वो जगह सुरक्षित लगने लगी थी, इसलिए वो भी वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। मरीना ख्याति को एक दूसरी जगह चलने को कहती है और दोनों एक दूसरी लोकेशन खुशबू अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। यहाँ अपार्टमेंट के अंदर जैसे ही एक फ्लैट में ख्याति श्रेष्ठा को ले जाया गया तो फ्लैट में घुसते ही ख्याति ने एक ऐसे इंसान को देखा जिसे उसने कभी सपने में भी यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जिस इंसान की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि ख्याति का पुराना मकान मालिक बीरेन श्रेष्ठा ही था। बीरेन को देखकर ख्याति हक्का बक्का रह गई और सोच में पड़ गई कि जो बंदा मुझे ट्यूशन में साइंस पढ़ाया करता था वो यहाँ इस रूम में लॉटरी वगैरह से रिलेटेड काम में आखिर कर क्या रहा है। सरप्राइज्ड होकर ख्याति बीरेन से पूछती है, अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हो। जवाब के रूप में बीरेन कहता है, अरे मैं इस मैगजीन वाओ के लिए काफी समय से काम कर रहा हूँ। ख्याति को यह बात इतनी आसानी से हजम नहीं होती है, लेकिन ठीक है, वो अपने रिमेनिंग पेपर वर्क्स पर प्रोसीड करती है। मरीना ख्याति को कुछ पेपर्स देती है और उनको फिल करने को कहती है। उसी समय बीरेन ख्याति को कॉफी ऑफर करता है और 1 कप कॉफी खुद भी लेता है। कॉफी पीते पीते ख्याति अपने माता पिता को अपने फोन से कॉल करती है और बताती है कि सब कुछ सही जा रहा है और वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन का काम अभी शुरू ही हुआ था, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे आने में काफी वक्त लग सकता है और शाम भी हो सकती है। फोन पर ख्याति से बात होने के बाद उसके माता पिता भी टेंशन फ्री हो जाते हैं और अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ख्याति के मम्मी पापा इस इंतजार में रहते हैं कि उनकी बेटी अब इनाम की राशि लेकर ही लौटेगी। डॉक्यूमेंटेशन के काम में काफी टाइम बीत जाता है और ख्याति का इंतजार करते करते
शाम होने को आई है। अभी तक ना ही तो ख्याति खुद घर पे आ पाई है और ना ही उसका कोई फोन आया है। कुछ समय बाद ख्याति की माँ उसको खुद आगे से कॉल करती है ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली अभी क्या स्टेटस है और ख्याति कितनी देर में घर पहुंचेगी, लेकिन ख्याति से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। वक्त गुजरता गया और अंधेरा होने लग गया। अभी तक ख्याति का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। राधा और गोपाल श्रेष्ठा घबराने लगते हैं। घबराकर वो ख्याति के दोस्तों को फोन भी करते हैं और पूछते हैं कि क्या ख्याति तुम्हारे पास है, लेकिन सबका जवाब यही था कि सॉरी आंटी, ख्याति यहाँ नहीं है। ख्याति के पेरेंट्स अपने नौकर राम को बुलाते हैं और उस जगह लेके चलने के लिए कहते हैं जिस जगह वो ख्याति को छोड़ के आया था। राम उन्हें उस एड्रेस तक ले जाता है जहाँ उसने आखिरी बार ख्याति को देखा था, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि ख्याति का कोई नामो निशान भी नहीं था। उनकी चिंता और बढ़ जाती है। फिर वो लोग ख्याति को इधर उधर आसपास ढूंढने लगते हैं, पर ख्याति कहीं भी नहीं मिलती। काफी कोशिशों के बाद ख्याति के माँ बाप डायरेक्शनलेस और होपलेस हो जाते हैं और पुलिस का सहारा लेने का डिसीजन बना लेते हैं। जब वो लोग थके हारे घर पर वापस लौटते हैं तभी शाम के 7:30 बजे ख्याति के पापा के फोन पर एक SMS नोटिफिकेशन आता है। SMS पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। SMS में लिखा होता है तेरी बेटी किडनैप हो चुकी है, अगर तू अपनी बेटी को सही सलामत जिंदा वापस चाहता है तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। SMS में ये भी साफ साफ लिखा हुआ होता है कि अगर ये जानकारी पुलिस या किसी और को देने की कोशिश की तो मैं ख्याति को जान से मार दूंगा। अब एक तो ख्याति के माँ बाप अपनी बेटी की किडनैपिंग की बात सुन के वैसे ही घबरा गए थे, ऊपर से किडनैपर्स ने झूठ झूठ ये और बोल दिया कि वो नेपाल के तेराई वैली का एक मोस्ट वांटेड किडनैपर गैंग है। तेराई वैली में ऐसे गैंग्स बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। ख्याति के पिता ने तुरंत ये बात अपनी बीवी को बताई। ख्याति की माँ ने कहा कि ये बात हमको पुलिस को बता देनी चाहिए, लेकिन ख्याति के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनके आसपास इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी थीं, जिसमें किडनैपर ने बच्चों को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उनके माता पिता ने किडनैपर के बारे में पुलिस को सूचना दे दी थी। और इसी वजह से ख्याति के किडनैपर्स ने वार्निंग दी थी कि अगर उन लोगों ने ये बात पुलिस को बताई तो वो लोग ख्याति को जान से मार देंगे। इस SMS ने सबको और भी ज्यादा डरा दिया। किडनैपर ने SMS में सिर्फ पैसों की मांग की थी, पर ये नहीं बताया था कि पैसे लेकर कहाँ जाने हैं। इसी उलझन में ख्याति के माँ बाप पुलिस को इन्फॉर्म करने के डिसीजन को बदल देते हैं। वो लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं। दोनों के दोनों बैठ के पूरी रात रोते हैं। फिर गोपाल ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को ढूंढ के ही रहेगा। वो तुरंत 10 लाख रुपए के इंतजाम में जुट जाते हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं था कि पैसे लेकर जाना कहाँ है। अब बात अगले दिन 6 जून 2009 की हो रही है। सुबह सुबह गोपाल श्रेष्ठा के फोन पर एक SMS आता है। SMS में किडनैपर उन्हें पैसे लेकर बुतवल आने को कहता है। बुतवल नेपाल का एक शहर है जो काठमांडू से लगभग 270 किलोमीटर दूर है। ख्याति के माँ बाप पैसे लेकर बुतवल के लिए निकल जाते हैं। बुतवल पहुंचकर वो लोग किडनैपर को मैसेज करते हैं कि हम आ गए। सरप्राइजिंगली किडनैपर उनको फिर से SMS भेजता है कि पैसे बुतवल नहीं चितवन लेकर जाओ। अब बुतवल से चितवन की दूरी लगभग 160 किलोमीटर की है। बिना कुछ सोचे समझे ख्याति के माँ बाप अपने अगले डेस्टिनेशन चितवन के लिए निकल जाते हैं। 3 से 4 घंटों के सफर के बाद वो फिर से किडनैपर को बताते हैं कि भैया हम पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद किडनैपर फिर से SMS करता है, पैसे यहाँ नहीं बल्कि सुनौली पहुंचाने हैं, वहीं तुमसे पैसे लिए जाएंगे। सुनौली भी नेपाल का ही एक शहर है। चितवन से अब सुनौली की दूरी लगभग 155 किलोमीटर की थी। अब ये लोग सुनौली के लिए निकल जाते हैं। घंटों का सफर तय करने के बाद सुनौली पहुंच जाते हैं। सुनौली पहुंचते ही किडनैपर का एक बार फिर से मैसेज आता है कि इस बार पैसे लेकर नेपाल के किसी शहर में नहीं बल्कि भारत के एक राज्य वेस्ट बंगाल के एक शहर दार्जिलिंग में पहुंचो। खैर सुनौली से दार्जिलिंग की दूरी कुछ 650 किलोमीटर की थी। वो लोग बुरी तरह से थक चुके थे, लेकिन अपनी बेटी ख्याति को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ख्याति के माँ बाप के साथ उनका नौकर राम भी था। वैसे तो पैसों के साथ बॉर्डर पार करना इतना आसान नहीं था, लेकिन पूरी हिम्मत के साथ ये नेपाल इंडिया बॉर्डर को पार कर लेते हैं। 650 किलोमीटर का सफर तय करके अब फाइनली दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो किडनैपर को जानकारी देते हैं कि हम तुम्हारी बताई हुई लोकेशन पर आ गए। किडनैपर उनको कुछ देर इंतजार करने को कहता है। थोड़ी देर बाद फिर मैसेज करता है कि पैसे दार्जिलिंग नहीं खाकरबीटा लेकर जाओ। खाकरबीटा मतलब फिर से नेपाल आने को कहा गया था। इतने लंबे सफर के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, लेकिन अपनी बेटी को किडनैपर के हाथों में मरता हुआ नहीं छोड़ सकते थे। खाकरबीटा दार्जिलिंग से 100 किलोमीटर दूर है। किडनैपर्स की ये बात भी ख्याति के माँ बाप को माननी ही पड़ती है और 17 जून 2009 को वो खाकरबीटा पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद ख्याति के पापा के फोन पर एक SMS आता है जिसमें किसी होटल का एड्रेस और रूम नंबर मेंशन्ड होता है। उस SMS में एक बात और ऐसी लिखी हुई थी जो बड़ी ही विचित्र थी। बात ये कि किडनैपर्स ने क्लियरली मेंशन्ड किया था कि नौकर राम के अलावा कोई भी और ऊपर आया तो हम ख्याति को मार देंगे। इन शॉर्ट किडनैपर्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पैसा देने माँ बाप आए। खैर एड्रेस पर पहुंचकर ख्याति के माँ बाप राम को उसी होटल के रूम में भेज देते हैं। ख्याति के माँ बाप इस उम्मीद में इंतजार करते हैं कि राम किडनैपर्स को पैसा देगा और ख्याति को अपने साथ वापस ले आएगा, लेकिन
उनका ये मानना बिल्कुल गलत था। शॉकिंगली राम पैसे देकर अकेला लौट आता है और ख्याति उसके साथ नहीं आती। ये सब देखकर ख्याति के माँ बाप पूरी तरह से टूट जाते हैं और उस ऊपर ना जाने की धमकी को मद्देनजर रखते हुए वो वापस उस किडनैपर के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। डिसअपॉइंट होकर वो लोग अपने घर काठमांडू लौट जाते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद ख्याति सीधा घर ही आ जाए। लेकिन उनके घर पहुंचने के बाद भी ख्याति नहीं आती। वो लोग कई बार किडनैपर के नंबर पर कॉल भी करते हैं, लेकिन सैडली कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। थक हार कर और परेशान होकर ख्याति के माँ बाप इस बार पुलिस को सब कुछ बताने का डिसीजन ले ही लेते हैं। वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे उनकी मासूम सी इकलौती बच्ची एक फेक SMS और फ्रॉड कॉल का शिकार बन गई है। वो लोग पुलिस को SMS से लेकर इंटरव्यू तक की सारी डिटेल्स बताते हैं। पुलिस इनसे पूछताछ करती है और पूछती है कि ये सारी डिटेल्स तो ठीक है, लेकिन इतने पूरे सफर में अब तक क्या उन्हें कुछ भी ऐसा नोटिस हुआ जो उन्हें एकदम अजीब लगा हो। उसी दौरान ख्याति की माँ राधा पुलिस को बताती है कि उसको एक बात थोड़ी सी अजीब लगी। जब वो खाकर बीटा के होटल के बाहर इंतजार कर रही थी, तब उसने होटल के बाहर एक शख्स को देखा और उसको देखकर वो हैरान रह गई। शॉकिंगली ख्याति की माँ ने अपना बयान दिया कि खाकर बीटा होटल के बाहर उसने अपने पुराने मकान मालिक और ख्याति के ट्यूशन टीचर बीरेन श्रेष्ठा को देखा था। लेकिन ख्याति के किडनैपिंग की टेंशन की वजह से वो पहले से ही परेशान थी, इसलिए वो ये बात किसी को भी बताना नहीं चाहती थी और इसी वजह से राधा बीरेन को देखकर इग्नोर कर देती है। उसी दौरान 13 जून 2009 को पुलिस को काठमांडू शहर से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर चितवन से एक ऐसी खबर मिलती है जो उनके लिए दिल दहला देने वाली थी। खबर मिलती है कि एक कार्टन बॉक्स में मरे हुए इंसान के पैरों के टुकड़े मिले हैं। कुछ ही दिनों बाद फिर से चितवन में रहने वाले लोगों को कई किलोमीटर्स के एरिया में अलग अलग जगह पर मानव शरीर के कुछ टुकड़े मिलते हैं, मगर हेड ना होने की वजह से पुलिस बॉडी का कुछ भी पता नहीं लगा पाती है और टुकड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। बीरेन श्रेष्ठा के बारे में ख्याति की मां के द्वारा दिए गए बयान के बेसिस पर काठमांडू पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। जब पुलिस बीरेन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, तब उन्हें पता चलता है कि बीरेन एक नेपाली नहीं बल्कि एक इंडियन था और दार्जिलिंग का रहने वाला था। पुलिस को यह भी पता चलता है कि बीरेन एक शादीशुदा व्यक्ति था और 2 बच्चों का बाप भी था। उसकी पत्नी काम के सिलसिले में कनाडा रहती थी और दोनों बच्चे अपने नाना नानी के साथ रहते थे। ये बात याद रखो कि बीरेन अभी तक पुलिस को मिला नहीं था, लेकिन फाइनली 21 जून 2009 को पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजती है। फोन पर पुलिस को यह सूचना मिलती है कि बीरेन को काठमांडू में सोरहा कुट्टे में देखा गया है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और बीरेन प्रधान को अरेस्ट कर लेती है। इंटेरोगेशन करने पर वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। पुलिस उससे सख्ती से पेश आने लगती है। तब जाकर बीरेन पुलिस को बताता है कि भारत से नेपाल आने के बाद उसके एक नेपाली फैमिली से काफी अच्छे रिश्ते थे जो उसके घर पर किराए पर रहते थे। वो उनकी बच्ची को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक उसने उस परिवार को घर खाली करने के लिए कहा। असल कहानी तो अब शुरू होगी, ध्यान से सुनना। जब पुलिस ने बीरेन से घर बेचने की वजह पूछी तो उसने बताया कि नेपाल आने के कई सालों बाद एक दिन वो काठमांडू के कसिनो में जुआ खेलने जाता है। जुआ खेलते खेलते उसको गैम्बलिंग की लत लग जाती है और वो हर दिन देर रात कसिनो में जुआ खेलने जाता था। जुए में वो धीरे धीरे अपने सारे पैसे हारने लगता है और एंड में पॉकेट खाली होने की वजह से उसे अपना घर भी बेचना पड़ जाता है। पुलिस ने बीरेन से ख्याति के बारे में सवाल किए, लेकिन पहले तो वो कुछ भी नहीं बताता और पहचानने से इनकार कर देता है। उसके बाद सच उगलवाने के लिए पुलिस बीरेन को 2 थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ पड़ते ही उसके मुंह से सारी बातें बाहर आने लग जाती हैं। उसका स्टेटमेंट सुनकर सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बीरेन श्रेष्ठा पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और उनको बताता है कि ये जो इतने दिनों से आप मानव शरीर के टुकड़े नेपाल में अलग अलग जगह से इकट्ठे कर रहे हो, ये ख्याति के ही हैं और उसी ने उनको अलग अलग जगह फेंका है। ये सब सुनने के बाद पुलिस दंग रह जाती है। बीरेन कहता है कि 5 जून 2009 को उसी ने ख्याति को SMS वाले जाल में फंसाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस को यह जानकर हैरानी हो जाती है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सिर्फ पैसों के लिए एक मासूम लड़की की हत्या कैसे कर सकता है। बीरेन ने बहुत ही बेरहमी से ख्याति को मौत के घाट उतार दिया था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये रह जाता है कि जब बीरेन एक टीचर था, पढ़ा लिखा सभ्य आदमी था, तो उसे ये सब करना ही क्यों पड़ा। लेकिन अभी तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि जुए ने बीरेन से ये सब करवाया था। जैसा कि बीरेन ने पुलिस को बताया कि जुए ने उसको कंगाल कर दिया था। बीरेन के ऊपर लाखों का कर्जा था और इस लेवल तक कर्जा हो रखा था कि उसका खुद का घर बेचने के बाद भी कर्ज चुकने में नहीं आ रहा था। ख्याति के SMS वाले कांड से जस्ट पहले यानी कि 5 जून 2009 से जस्ट पहले उसे किसी से पता चलता है कि उसके पुराने किराएदार और स्टूडेंट ख्याति का परिवार यहीं काठमांडू में ही कहीं रह रहा है। फॉलोइंग दिस कर्ज लेने, हालचाल पूछने और मदद की उम्मीद से वो ख्याति के परिवार से मिलने जाता है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से नोट करना कि जिस दिन ख्याति किडनैप हुई और जिस दिन उसका मर्डर हुआ, उस दिन बीरेन ख्याति के परिवार से ऑलरेडी मिला ही था। और 5 जून 2009 को बीरेन जब सुबह ख्याति के घर जाता है, उनसे हालचाल पूछता है, कुछ पुरानी बातें भी होती हैं, तभी
ख्याति की माँ से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ख्याति की माँ बीरेन को ख्याति के फ्यूचर प्लान्स के बारे में सब कुछ बता देती है और साथ ही उसकी फ्यूचर स्टडीज को लेकर जो फाइनेंसेस ख्याति के पेरेंट्स ने प्लान कर रखे थे उसका भी जिक्र कर देती है। बस ये सब बीरेन को नहीं बताना चाहिए था, ये ख्याति की माँ की बहुत बड़ी गलती थी। खैर, अब बीरेन वहाँ बैठे बैठे ही अपना प्लान चेंज कर लेता है और उनसे कर्जा मांगने की बजाय ख्याति को किडनैप करके रुपए मांगने का सोच लेता है। किडनैपिंग के लिए वो अपने पुराने स्कूल की एक प्रीवियस स्टूडेंट मरीना शाक्या की मदद लेता है। कहा जाता है कि ये 16 साल की मरीन शाक्या 10वीं की स्टूडेंट थी, जिसके स्कूल के समय में बीरेन के साथ काफी करीबी रिश्ते थे। लोगों का मानना था कि उनके कई नजदीकी रिश्ते व शारीरिक संबंध भी थे, जिसकी वजह से मरीना बीरेन की हेल्प करने के लिए मान जाती है, जिसके कारण बीरेन विमेन मैगजीन वाले प्लान की मुख्य भूमिका मरीना को ही देता है। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। मतलब जब ख्याति अपनी माँ को कॉफी पीते हुए फोन पर सब कुछ ठीक होने की बात बताती है, उसके कुछ ही देर बाद बीरेन ख्याति को एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास ऑफर करता है और खुद भी एक ग्लास लेता है। बीरेन ख्याति के कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में नींद की गोलियां मिला देता है और ख्याति बेहोश हो जाती है। ख्याति जितनी देर बेहोश थी, ऑब्वियसली बीरेन का काम उतनी देर में नहीं हो पाया था, तो जैसे ही ख्याति होश में आती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ख्याति को रोकने के लिए बीरेन एक रूमाल लेता है, उस रूमाल पर क्लोरोफॉर्म लगाकर फिर से ख्याति को बेहोश करने की कोशिश करता है। क्योंकि क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थीसिया है, तो उसकी बहुत ज्यादा मात्रा के कारण ख्याति बुरी तरह बेहोश हो जाती है। बीरेन ने अनजाने में ख्याति को इतना ज्यादा क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया था कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये सब देखकर बीरेन बहुत बुरी तरह घबरा जाता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए और पागलों की तरह एक आयरन की रॉड से ख्याति के हेड पर बार बार वार करता है और ख्याति के मरने के बाद वो शव के 10 से 12 टुकड़े कर देता है। बीरेन शव के टुकड़ों को लगातार अगले 4 दिनों तक काठमांडू के आसपास 17 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में फेंक देता है। पुलिस को इंटेरोगेशन के वक्त उसने ये बताया कि उसने ख्याति के हेड को ललितपुर डिस्ट्रिक्ट सेम्बू नदी में और अंगों को चितवन के नारायणगढ़ में फेंक दिया था। अब पॉइंट टू बी नोटेड इज कि बीरेन ने शव को अलग अलग जगह क्यों फेंका। बीरेन के अनुसार अंगों को अलग अलग जगह फेंकने का रीजन था कि ताकि कोई भी उसकी बॉडी के पीसेस को पहचान ना पाए और उसका पता ना लग सके। तो ख्याति के गायब होने के 19 दिन बाद 24 जून 2009 को पुलिस ने फाइनली ख्याति का हेड बलाजू नाम की जगह से बरामद कर ही लिया। हेड शत विशत यानी कि डिकम्पोज्ड अवस्था में मिला। बीरेन के इस खुलासे के बाद सब शॉक्ड रह जाते हैं। नेपाल में ये न्यूज बड़ी तेजी से फैल जाती है और विरोध की आंधी चलने लगती है। मुकदमे के लिए अदालत में पेशी के दौरान बीरेन प्रधान और मरीना शाक्या दोनों पर क्रोधित जनता हमला कर देती है और दोनों के लिए ही मृत्यु दंड की मांग करने लगते हैं। नेपाल के लोग इस तरह के भयंकर अपराध के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ख्याति एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, पढ़ाई को लेके काफी पैशनेट थी और आगे चल के बहुत ही ब्राइट जीवन जीने के लिए रेडी थी। अगर एक डेडिकेटेड स्टूडेंट और अच्छी बेटी देश में सुरक्षित नहीं है तो बाकी युवाओं का क्या होगा। पूरे नेपाल में विरोध प्रदर्शन, रैलियां और डिस्कशन चले। कॉलेजेस और स्कूल्स के स्टूडेंट्स में गुस्सा भर गया और वो सड़कों पर उतर आते हैं और जस्टिस के लिए बीरेन श्रेष्ठा को बिना किसी ट्रायल के कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की सजा सुनाने की मांग करते हैं, क्योंकि उस समय नेपाल में मृत्यु दंड के लॉ को हटा दिया गया था। फाइनली 19 नवंबर 2009 में नेपाल हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस बलेंद्र रूपाकेती ने इस सनसनीखेज हत्या के मुकदमे को समाप्त करते हुए बीरेन प्रधान को किडनैप और मर्डर के लिए 39 साल की जेल की सजा सुनाई और उसकी 16 वर्षीय साथी हाई स्कूल की छात्रा मरीना शाक्या को भी 20 साल की जेल की सजा देने के आदेश दिए। पूछताछ के दौरान मर्डर में अपनी छोटी सी भूमिका के लिए मरीना पुलिस से अपनी सजा कम करने के लिए कहती है, I just hope for these things you can have me small punishment here because I know it's not really easy, but still have my glory for me, even my बीरेन को काठमांडू की सेंट्रल जेल में रखा गया था, जिसमें नेपाल्स मोस्ट नोटोरियस कॉन्विक्ट सो कॉल्ड फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स सोब्राज भी था। चार्ल्स सोब्राज एक सीरियल किलर, धोखेबाज और चोर है जिस पर कई मूवीज बन चुकी हैं, जैसे कि द सर्पेंट, मैं और चार्ल्स एक्सेट्रा। उम्र कम होने के कारण मरीना शाक्या को जुवेनाइल जेल में भेज दिया जाता है। वो इस दौरान अपनी हायर स्टडीज व मास्टर डिग्री जेल में कंप्लीट कर लेती है। अपने अच्छे व्यवहार के चलते 2020 में मरीना शाक्या को छोड़ दिया गया। ये केस नेपाल का क्रेजीएस्ट हत्याकांड माना जाता है। 2016 में नेपाली मूवी इंडस्ट्री ने इस केस पर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था लूकामारी। खैर, इस वीडियो में मैंने 3D एनिमेशन की मदद से बताया है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कैसे हुई थी। क्लिक करो और जरूर देखो।